हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश द्वारा जारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक, जिसमें हम विज्ञान कक्षा 8 के लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे। पिछले वीडियो में हम आपके लिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लाए थे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी वार्षिक परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न, उनको लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा के समय पढ़ने के लिए आसानी हो। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें लघुत्तरीय प्रश्न है। तो हम इसके पहले लेकर आए थे लघुत्तरीय प्रश्न 217 तक। आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 218 तक। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 218, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 218, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर है जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 219, मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, चरणों के नाम लिखिए। जो मेंढक का जीवन चक्र है, तो देखिए पहले अंडे, अंडे से भ्रूण, फिर टेटपोल, टेटपोल 2 पैर वाला, फिर टेटपोल 4 पैर वाला और फिर शिशु मेंढक, फिर वयस्क मेंढक। इस तरह से मेंढक के जीवन चक्र की यहाँ विभिन्न अवस्था को हमने दर्शाया है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 220, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। जो सिंचाई किसे कहते हैं और हमें सिंचाई की कोई 2 विधियों के नाम लिखना है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में क्या? लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है। देखिए, हमें सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई की कोई 2 विधियों को लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंचाई, जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की वृद्धि, स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर पहली विधि छिड़काव तंत्र। क्या है ये? छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसे छिड़काव विधि कहते हैं, जिसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसमें क्या होता है? नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, क्या होता है? जब पंप से जो जल है वह मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिसे हम छिड़काव तंत्र। अगला है हमारा ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और व्यर्थ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और वह व्यर्थ नहीं होता। कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह क्या है? कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ड्रिप तंत्र में पानी बूंद बूंद पौधों पर गिरता है और व्यर्थ नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 221, उर्वरक और खाद में कोई 2 अंतर लिखिए।
देखिए यहाँ उर्वरक तथा खाद में अंतर हमसे पूछा गया, तो हम यहाँ पर देखेंगे उर्वरक और खाद। तो उर्वरक क्या है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। यह खेतों में बनाई जाती है, यह क्या है, खेतों में बनाई जाती है। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में क्या है, पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं, और खाद में इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। इसके बाद उर्वरक में इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से क्या है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, और खाद में इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। यह एक अकार्बनिक लवण है। खाद क्या है, अकार्बनिक लवण, इसमें कार्बन नहीं होता। जो उर्वरक है उसमें क्या है, उर्वरक में अकार्बनिक लवण है, और जो खाद है यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष आदि से बनाया जाता है। इस तरह से हमने उर्वरक और खाद में अंतर पूछा था, जो कि यहाँ पर बताया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 222। तो यहाँ पर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों को छांटकर लिखिए। निम्नलिखित में से हमें क्या करना है, ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों को छांटकर लिखना है। देखिए, जैव ऊर्जा, रसोई गैस, जल, वन, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, सूर्य ऊर्जा, केरोसिन और पवन। तो देखिए हमें निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोतों को लिखना है। नवीकरणीय स्रोत जैसे जल, वन, नाभिकीय ऊर्जा, पवन, जैव ऊर्जा, यह क्या हो गई, जैव ऊर्जा, यह क्या हो गया हमारा नवीकरणीय स्रोत। और अनवीकरणीय स्रोत रसोई गैस, कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, यह क्या हो गया अनवीकरणीय स्रोत। इस तरह से हमने जो नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोतों को छांटकर लिख दिया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 223। ऑक्सीजन के उपयोग लिखिए। ऑक्सीजन क्या है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। जल में आंशिक रूप से विलेय है। ऑक्सीजन का जल में आंशिक रूप से विलेय है। स्वयं ही जलती है किंतु सभी पदार्थों के दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है, स्वयं ही जलती है किंतु सभी पदार्थों के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो जो जल रही है वह बुझ जाएगी। यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं और उसको ढक देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। इसीलिए सभी पदार्थों के दहन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कार्बन अथवा कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन और कोयले को यदि हम जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे C+O2, C कार्बन और O2 ऑक्सीजन बराबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो हमारा प्रश्न था ऑक्सीजन के उपयोग तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आप भी इसे लिख लीजिए या फिर अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आइए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 224। संयोजन क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो संयोजन क्रिया है वह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते। जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसे क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए A+B बराबर AB। A+B क्या है, AB है। CaO प्लस H2O बराबर CaOH2। इस तरह से हमने संयोजन की क्रिया को समझा दीजिए, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 225। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, लिखिए। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सोखे गए प्रकाश के कारण वायुमंडल के गर्म होने की घटना को ग्रीन हाउस या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। जैसे पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन यानी हरा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सोखे गए प्रकाश के कारण वायुमंडल के गर्म होने की घटना को ग्रीन हाउस या पौधा घर कहेंगे। ग्रीन हाउस का महत्व, इस प्रभाव का उपयोग करके ठंडे प्रदेशों में कांच के घरों में फूल एवं सब्जियां उगाई जाती है। देखिए इस प्रभाव के उपयोग से क्या होता, प्रभाव का उपयोग करके ठंडे प्रदेशों में कांच के घरों में फूल एवं सब्जियां उगाई जाती है। ठंडे प्रदेशों में खिड़कियां एवं दरवाजे पर मोटे समतल कांच का उपयोग करके घरों को गर्म रखा जाता है। जो ठंडे प्रदेशों में खिड़कियों एवं दरवाजे पर मोटे समतल कांच का उपयोग करके घरों को गर्म रखा जाता है।
आइए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 226, उदासीनीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाना। अम्ल या क्षार की प्रबलता को कम करने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो अम्ल है, अम्ल या क्षार की प्रबलता को कम करने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए अम्ल में क्षारक को मिलाते हैं जिससे लवण व जल बनता है। इसमें क्या होता है, जिससे लवण व जल बनता है। HCl प्लस NaOH बराबर NaCl बराबर प्लस H2O। यह क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो देखिए ये समीकरण भी यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 227, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है। जो सर्पी घर्षण है स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता। क्या होता है, उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उदाहरण, किसी गतिमान बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। देखिए जो हमारा सर्पी घर्षण है, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है और क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण, किसी गतिमान बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 228, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता, व्याख्या कीजिए। देखिए तेज वर्षा जब होती है तो किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी व्याख्या करना है। देखिए तेज वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन व उसके आसपास की वस्तुओं का विद्युत संपर्क बढ़ जाता है। जब तेज वर्षा होती है उस समय बाहरी मुख्य लाइन व उसके आसपास की वस्तुओं का विद्युत संपर्क बढ़ जाता है, जिससे लाइनमैन को करंट लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, लाइनमैन को करंट लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वर्षा के समय विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए क्या होता है, इसलिए वर्षा के समय विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 228 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 229, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेक्ची के हत्थे और विद्युत प्लग स्विच, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप दृढ़ होता है, ऊष्मा के कारण वह पिघलता नहीं है और न ही जलता है। वह विद्युत का कुचालक है, इसलिए डेक्ची के हत्थे व विद्युत प्लग स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जो देखिए डेक्ची के हत्थे और विद्युत प्लग स्विच, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप दृढ़ होता है, ऊष्मा के कारण वह पिघलता नहीं है और न ही जलता है। वह विद्युत का कुचालक है, इसलिए डेक्ची के हत्थे व विद्युत प्लग स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 230, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, वर्णन कीजिए। तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए वायु अत्यंत हल्की व विरल होती है। वायु क्या होती है, अत्यंत हल्की व विरल होती है, फिर भी वह गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। फिर भी क्या होता है, वह गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार तरल भी वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। अब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें स्वयं पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है। इस तरह से जो हमारा प्रश्न था, तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है, उसका वर्णन हमने यहाँ पर बता दिया है।
आइए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 231, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है क्या? नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। उसे चालक बनाने के लिए उसमें हम नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इससे चालक बना सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 232, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसका अंतर निम्नलिखित है। थर्मोस्टेटिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोस्टेटिक ये ऐसे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? थर्मोस्टेटिक। ये ऐसे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। और थर्मोसेटिंग वे ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोस्टेटिक का उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, और थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। यह हो गए हमारे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का उदाहरण। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 233। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 233 क्या है? जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। हमें क्या करना है? प्लास्टिक के उपयोग से बचना है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या है? अनभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4R सिद्धांत को याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें इसके उपयोग हम कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए। यह क्या है? हमारा 4R का सिद्धांत। हमारा जो प्रश्न था 233, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर हम अपने विचार। तो हमें देखिए, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी होता है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसीलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4R सिद्धांत को याद रखना है। देखिए, 4R सिद्धांत क्या है? हमारा उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करें, रीयूज, पुनः चक्रित करें, रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। तो इस तरह से हमने 4R सिद्धांत को याद रखना और प्लास्टिक के उपयोग से जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन को अपने विचार लिखिए है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 234, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला है, इसका नामांकित चित्र बनाए। सबसे गर्म भाग, कम गर्म, सबसे कम गर्म और मोमबत्ती। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है, आंशिक दहन वाला मध्य और भाग पीला। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है, और यह मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र वाला चित्र है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, इसका सबसे गर्म वाला भाग और कम गर्म, सबसे कम गर्म और मोमबत्ती ये है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीला होता है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। इस तरह से मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों वाला यहाँ पर चित्र बनाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 235। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा प्रश्न क्रमांक 235 है। देखिए, हमें प्रश्न क्या पूछा गया है? कोशिका में गुणसूत्र, कोशिका में गुणसूत्र, क्रोमोसोम और कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। हमें क्या करना है? उनका कार्य बताना है। तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते। क्रोमोसोम क्या है? केंद्रक में पाई जाते और कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते। ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? धागे के समान होती है।
ये जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये क्या है? ये जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक की अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते। तो कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताए। तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये धागे के समान संरचनाएं होती है। ये जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 236। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप हम किसे कहेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। क्या कारण है लकड़ी की तुलना में मिट्टी का तेल जल्दी पकड़ लेता है? ज्वलन ताप किसे कहते हैं और क्या कारण है कि लकड़ी की तुलना में मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ज्वलन क्या है? वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? ज्वलन ताप। लकड़ी का ज्वलनांक केरोसिन से अधिक होता है। लकड़ी का ज्वलनांक क्या है? केरोसिन से अधिक होता है। इसीलिए लकड़ी की अपेक्षा मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता है। लकड़ी की अपेक्षा मिट्टी का तेल क्या है? जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है। ज्वलनांक केरोसिन से अधिक है। लकड़ी का ज्वलनांक क्या है? केरोसिन से अधिक है, इसलिए लकड़ी की अपेक्षा मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 237। जंतु कोशिका का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। जो जंतु कोशिका है इसका नामांकित रेखा चित्र बनाइए। कोशिका द्रव्य, गाल्भिकीय, क्रोमेटिन, राइबोसोम, तारक केंद्र, और एक क्या है? प्लेज्मा झिल्ली, लाइजोसोम, नाभिकीय आवरण, केंद्रक, न्यूक्लियर रंध्र, राजधानी और इटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? हमारी जंतु कोशिका का हमने यहाँ पर नामांकित चित्र आया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 238। नशीले दवाओं के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव को समझाइए। जो नशीले दवाओं के सेवन से जो दुष्परिणाम होते हैं उसे समझाना है। तो देखिए, कुछ उपलब्ध मादक द्रव्य, क्या होता है कि कुछ उपलब्ध मादक द्रव्य क्या करते हैं? शराब, अफीम, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर आदि, यह क्या है? कुछ उपलब्ध मादक द्रव्य है। और मादक द्रव्य के सेवन से दुष्परिणाम, ये कई घातक रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, क्षय, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी, अनिद्रा आदि को जन्म देते हैं। कुछ मादक द्रव्य इंजेक्शन द्वारा लिए जाते हैं, जो एड्स जैसी भयानक बीमारी फैलने का कारण है। मादक द्रव्य के महंगे होने के कारण इनमें आर्थिक क्षति होती है। मादक द्रव्य के जो महंगे होने के कारण क्या है? इनमें आर्थिक क्षति होती है। इनका सेवन मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पाता। इससे उसके सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। नशे की लत कई बार परिवार टूटने का कारण बन जाता है। जो नशे की लत है वह क्या है? कई बार परिवार टूटने का भी कारण बन जाता है। तो इस तरह से जो नशीली द्रव्य है उनके नाम भी बता दिए हमने यहाँ पर, कुछ मादक द्रव्य को, और उनके दुष्परिणाम से होने वाले उनके मादक द्रव्य के सेवन से जो दुष्परिणाम होते हैं उन्हें भी यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 239। घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों के उदाहरण द्वारा समझाइए। घर्षण क्या शत्रु है? कैसे? घर्षण के हानिकारक प्रभाव। घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। जब घर्षण होता है तो इसमें ऊष्मा भी नष्ट होती है, और घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। जो घर्षण होता है उसके कारण क्या है? वस्तुएं घिस भी जाती है। घर्षण मित्र है। घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन है। यदि घर्षण नहीं होगा तो लिखना भी नामुमकिन है। यदि घर्षण न हो तो चलना भी नामुमकिन है, और यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। घर्षण यदि नहीं हो तो क्या हो? भवन निर्माण भी नहीं हो सकता। यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। इस तरह से घर्षण मित्र भी है और घर्षण शत्रु भी है, क्योंकि घर्षण से हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है और वस्तुएं भी घिस जाती। लेकिन घर्षण अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि घर्षण नहीं होता तो हम लिख भी नहीं सकते।
यदि घर्षण न हो तो हम चल भी नहीं सकते, यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण भी नहीं हो सकता, और यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना भी असंभव हो सकता है। इस तरह से हमने आपको घर्षण शत्रु है और घर्षण मित्र है दोनों के उदाहरण देकर समझा दिया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 240, संश्लेषित रेशे क्या है? किन्हीं दो प्रकार के संश्लेषित रेशे के लाभ व उपयोग लिखिए। देखिए संश्लेषित रेशे क्या है, किन्हीं दो प्रकार के संश्लेषित रेशों के लाभ व उपयोग लिखिए। ऐसे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे रेशे क्या है? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ऐसे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते, अर्थात जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। यह क्या हो गए? संश्लेषित रेशे क्या है और किन्हीं दो प्रकार के संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशे क्या है? यह प्राकृतिक नहीं होते, यह मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, यह इसके उदाहरण हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 241, गर्मियों में हमें सूती कमीजें पहननी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। गर्मी में क्या है? हमें सूती कमीजें पहनना चाहिए या फिर संश्लेषित? हमें कारण सहित बताना है। तो गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। हमें गर्मियों के लिए क्या है? सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। संश्लेषित कपड़े क्या है? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर से चिपक जाते हैं, और फिर क्या होता है? शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। जो संश्लेषित कपड़े जो पहनते हैं उन्हें पहनने वालों को बहुत पसीना आता है, इसलिए इन्हें पहनने वालों को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। सूती कपड़े क्या करते हैं? हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं, इसीलिए हमें गर्मियों में सूती कमीजें पहननी चाहिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 242, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। देखिए खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखना है। प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। देखिए खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु हमें प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग के 3 प्रमुख लाभ। देखिए प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। उदाहरण, घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे और बाल्टियों आदि को सालों साल प्रयोग में लाने के बावजूद न तो उन पर जंग लगता है और न ही रूप में बदलाव आता है। इस तरह से खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु भी हम प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 243, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हमें एलपीजी और लकड़ी की तुलना करना है। तो एलपीजी वायु को प्रदूषित नहीं करती, परंतु लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। एलपीजी क्या है? वायु को प्रदूषित नहीं करती है, परंतु लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने से क्या होता है? बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। हमें एलपीजी वायु को प्रदूषित नहीं करती, क्योंकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। लकड़ी से धुआं होता है, जिससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। और एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक और श्वसन कष्ट करता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रश्न बैंक पर आधारित हम आज आपके लिए लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए थे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।